नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार में वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण के बाद आज चुनाव आयोग ने पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है। इस बीच राहुल गांधी ने फिर से चुनाव आयोग पर गलत बयानी की है, जिसको लेकर आयोग ने तथ्यों के साथ राहुल गांधी को खरी खरी सुनाई है, जवाब दिया है। क्या है पूरा मामला और कैसे इस पूरे मसले पर जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है, इस मुद्दे पर करेंगे आज न्यूज नाइट में हम विस्तार से चर्चा। बताएंगे किस अधिकारी ने कहा कि उसके ऊपर यूपीए की सरकार के समय में भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने का दबाव था। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस की। राहुल गांधी की गलत बयानी पर चुनाव आयोग की खरी खरी, कहा ना बुलाने पर आते हैं ना देते हैं पत्र का जवाब, लगाते हैं बेबुनियाद आरोप। भाजपा ने बताया संवैधानिक संस्थाओं का अपमान। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद जारी हुआ संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट। 1 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकती हैं आपत्ति या सुझाव। 30 सितंबर को जारी होगी अंतिम सूची। भारत ने द्विपक्षीय विदेश नीति में नकारी कोई भी तीसरी मध्यस्थता, कहा विभिन्न देशों के साथ रिश्तों की है अपनी अपनी मेरिट। भारत रूस संबंधों को बताया समय की कसौटी पर खरी उतरी साझेदारी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी छलांग, जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपए के पार। पिछले साल की तुलना में 7.5% दर्ज हुई बढ़त। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा, शाहरुख, विक्रांत मैसी बेस्ट एक्टर, रानी मुखर्जी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 12th फेल बेस्ट फीचर फिल्म, द केरला स्टोरी ने झटके 2 पुरस्कार। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और शुरुआत बिहार से जुड़ी खबर की। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जारी है। आयोग ने गहन प्रक्रिया के बाद आज पहला संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट का आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ भी साझा किया है। अब अगले 1 महीने तक लोग अपने सुझाव या आपत्तियां इसमें दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए हर जिले में विशेष कैंप खोले जाएंगे। संशोधन के बाद अंतिम सूची 30 सितंबर को जारी की जाएगी। आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद पहला संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट शुक्रवार को जारी कर दिया। दोपहर 3 बजे आयोग ने इसे अपनी वेबसाइट पर जारी किया और राजनीतिक दलों के साथ भी इसे साझा किया। बिहार के 38 जिलाधिकारियों ने 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,817 मतदान केंद्रों के लिए जो संशोधित सूची तैयार की थी, उस प्रारूप को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ भी साझा किया गया। प्रारूप के जारी होने के बाद लोग इस पर सुझाव या आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इस प्रक्रिया का मकसद चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और हर पात्र मतदाता को उसका अधिकार दिलाना है। हर जिले में हेल्पलाइन नंबर और सहायता केंद्र खोले जाएंगे ताकि लोगों को हर जरूरी सहायता प्रदान की जा सके। किसी भी संशोधन के लिए 1 अगस्त से शुरू होने वाली ये प्रक्रिया पूरे 1 महीने यानी 1 सितंबर तक चलेगी और उसके बाद 30 सितंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। 2003 के बाद बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। इसी साल 24 जून को चुनाव आयोग ने इस पुनरीक्षण अभियान की घोषणा की थी, जिसके बाद आयोग ने 25 जून से 26 जुलाई तक घर घर जाकर सर्वेक्षण किया और मतदाताओं से नामांकन फॉर्म जमा किए। कुछ राजनीतिक दलों के विरोध के बाद चुनाव आयोग ने 3 जुलाई को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके सभी शंकाओं का समाधान किया। ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में भी पहुंचा, जहां पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया और इस पूरी कवायद को चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार करार दिया। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव आयोग को कुछ सुझाव भी दिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद महीने भर आपत्तियां और सुधार स्वीकार करने के बाद 30 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। अभी तक चली पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों द्वारा नामांकित 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट भी शामिल रहे और 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं ने अपने एम्यूनरेशन फॉर्म जमा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा
बयान जारी करके इस प्रकार के किसी भी आरोप को सिरे से खारिज किया गया है और गलत बयानी को बेहद गैर जिम्मेदार चुनाव आयोग ने बताया है। इस मामले पर सियासत भी चरम पर पहुंच चुकी है। संसद से लेकर सड़क तक ये पूरा मुद्दा छाया हुआ है। जहां विपक्षी दल इस मुद्दे पर आयोग और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं सरकार और बीजेपी ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया है और लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान पर चुनाव आयोग ने जोरदार पलटवार किया है। आयोग ने राहुल के बयानों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। चुनाव आयोग ने अपने बयान में राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, चुनाव आयोग रोज रोज लगाए जा रहे ऐसे बेबुनियाद आरोपों को नजरअंदाज करता है और रोज रोज दी जा रही धमकियों के बावजूद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे सभी चुनावी कर्मियों को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान न देने के लिए कहता है। दरअसल राहुल गांधी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पास इसके पुख्ता सबूत हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। राहुल गांधी जिस तरीके से भारत विरोधी भाषा बोलते हैं, उसका विरोध ऑपोजिशन पार्टी भी कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी के कई सीनियर सदस्य ने भी कहा है कि भारत के इकोनॉमी, भारत का छवि को इस तरीके से दबा के कोई बात नहीं कर सकता। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी के बयान को अमर्यादित और संविधान का अपमान बताया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का बहाना ढूंढ रही है। भाषा में ही अलोकतांत्रिक अमर्यादा है। भाषा ही दिखाता है कि ये लोग फटना चाहते हैं, बम की तरह फटना चाहते हैं। सारी खुंदक इसीलिए है, उनको वोट नहीं मिलता। तो हम क्या करें? देश हार गए तीसरी बार, दिल्ली हार गए, अब बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे, तो इसका हम क्या करें? जनता को भ्रमित करने के लिए अपने हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का ये राजद कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। वहीं आरजेडी ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को देश, खासकर बिहार के लिए गंभीर मुद्दा बताते हुए इसे विशेष गहन विलोपन में बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बावजूद चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में आधार कार्ड को शामिल नहीं कर रहा है, जबकि शिवसेना यूबीटी को पूरी प्रक्रिया में ही गंभीर खामी नजर आती है। जिसका सैचुरेशन सबसे ज्यादा है उसको अभी तक भी चुनाव आयोग, मैं समझता हूं कि एकोमोडेट नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो बिहार छोड़कर, बिहार में वोटर तो हैं पर बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, उनके भी नाम आपने काट दिए हैं। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस या विपक्ष ने चुनाव आयोग समेत दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाए हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में हुए चुनाव के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि हर बार चुनाव तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की ईवीएम जांच और सत्यापन में भी ईवीएम मशीनों की सुरक्षा और विश्वसनीयता साबित हो चुकी है। कल 10 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की जांच और सत्यापन प्रक्रिया पूरी हुई। 48 बैलेट यूनिट्स, 31 कंट्रोल यूनिट्स और 31 वीवीपैट में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। बावजूद इसके मानने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो लगातार राहुल गांधी चुनाव आयोग पर हमलावर हैं और इसके चलते सियासत भी अपने चरम पर है। इस विषय पर करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, राहुल की धमकी पर चुनाव आयोग की दो टूक। खरी खरी चुनाव आयोग ने भी कही है और राहुल गांधी ने धमके भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आज अपनी बात मीडिया के सामने रखी। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राहुल लाल जी, जो कि कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि धमकी भरे शब्दों में बम फट जाने जैसी भाषा का इस्तेमाल करना क्या उस पद को शोभा देता है जिस पर राहुल गांधी आज मौजूद है? और इस प्रकार से धमकी देना चुनाव आयोग के तमाम कर्मचारियों को, क्या ये सुशोभित शब्द हैं जो संसदीय तरीके से कहे जाने चाहिए थे? मुझे लग रहा है कि देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए कई बार आक्रोश प्रकट करना बड़ा आवश्यक होता है। लोकतंत्र के लिए चुप्पी जो है वो बड़ी खतरनाक स्थिति बन जाती है।
जब तमाम संवैधानिक संस्थाएं उनके ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त दबाव हो और जो निष्पक्ष संस्थाएं, भाई अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग की जो जिम्मेवारी है वो निष्पक्षता के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेवारी है। किसी एक पार्टी के पक्ष में बैटिंग बॉलिंग करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। कैसे कर रहे हैं वो बैटिंग बॉलिंग चुनाव आयोग? आप देख लीजिए, तमाम जगहों पे हम लोग देख रहे हैं। नहीं, आप देखिए, मैं दो तीन एकदम फैक्ट वाइज बहुत अच्छी बात, मैं वही कह रहा हूं, जो तथ्य राहुल गांधी चुनाव आयोग को नहीं दे पाए, अगर आप दे सकते दे दीजिए प्रूफ के साथ, बहुत अच्छा होगा। मैं तो देखिए दो तीन तथ्य एकदम रख दे रहा हूँ, एकदम प्रूफ के साथ। बिहार के SIR की प्रक्रिया देख लीजिए, जो प्रक्रिया है, मैं यहाँ पे आपके चैनल्स के माध्यम से खुलेआम कहूंगा कि बिहार में वो प्रक्रिया चली है, वहां पे कोई मतदाता, मैं तो घूम घूम के परेशान हो गया बिहार में, कि एक भी मतदाता ऐसा मिला हो जिसको कि पावती एक्नॉलेजमेंट पत्र उसको प्राप्त हुआ हो, पावती पत्र प्राप्त हुआ हो। तो आप लंबे चौड़े दावे करते हैं। इन्होंने जो हलफनामा दायर किया, 789 पेजों का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया चुनाव आयोग ने, बिहार की आबादी है 12 करोड़ और इन्होंने आवास प्रमाण पत्र जो है वो 14 करोड़ की संख्या बताई है उसमें। तो फिर आपने जो 11 दस्तावेज कुछ ऐसे तैयार किए हैं, वो अमेरिका का पुराना अमेरिका का मॉडल नजर आता है वो। तो ये जो तथ्य, हाँ आप ही से करो सर, ये जो तथ्य आपने दिए हैं, क्या ये आप चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को आप आज तक क्यों नहीं उपलब्ध करा, ताकि ये तथ्यों के आधार पे चुनाव आयोग भी गिर जाए, सरकार भी गिर जाए, जो आपके पास प्रूफ है? नहीं, देखिए तथ्यों के आधार पर तो संघर्ष किया ही जा रहा है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप मृत मतदाताओं में से 15 मतदाता आप ले आइए, पूरे प्रक्रिया के ऊपर जो है कि प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए संघर्ष, देखिए ये इतना बड़ा मामला है, बिहार के सड़कों पे भी संघर्ष हो रहा है, एक तरह से सदन के भीतर भी यहाँ पे संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, और ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में। गोपाल कृष्ण जी, सवाल ये है कि लोकतंत्र का अगर खतरे में है तो आक्रोश प्रकट करना पड़ेगा। आक्रोश प्रकट करते हुए भाषाई मर्यादा कई बार थोड़ा आगे बढ़ जाती है, वो तर्क ये दे रहा है गोपाल जी। गोपाल जी संभवतः आप म्यूट पे हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है जी, अभी आवाज आपकी बेहतरी से आ रही है, अपनी बात रखें। हाँ, जो असली बात ये है कि ये कौन तय करेगा कि जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं वो निष्पक्षता से काम कर रही। कांग्रेस कह रही है कि हम तय करेंगे। ये कैसे हो सकता है प्रजातंत्र में? इंस्टीट्यूशन का मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, काउंटर चेक्स हैं, बैलेंसेस हैं, प्रक्रिया है, प्रोसेस, उन सबको नजरअंदाज करके ये तो कह रहे हैं हम तय करेंगे कि आप निष्पक्ष है कि नहीं, आप कौन सी प्रक्रिया ले। पहले तो सबसे पहले कांग्रेस से एक ही प्रश्न है जी, क्या वोटर लिस्ट अपडेशन होनी चाहिए कि नहीं? चुनाव आयोग ने स्पष्ट करा है कि ये केवल नाम काटने की प्रक्रिया नहीं है, एडिशन भी तो होंगे। जो लोग पिछली जो सूची के बाद नए वोटर बन गए हैं, बाहर से आ गए हों, या जो नए एज की लिमिट के हिसाब से नए वोटर के लिस्ट में आने, उन लोगों को ऐड करना है या नहीं। फिर आज सूची टेंटेटिव लिस्ट है, ये फाइनल नहीं है। इसके अंदर आप ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट जो हैं, बूथ लेवल एजेंट, उन सबको भी करीब 1 लाख 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट हमारे साथ घूम रहे थे जी, वो प्रक्रिया में भागीदारी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी आप गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रक्रिया को एनालाइज कर रहा, अपना फैसला देगा, उसने भी नहीं रोका है। तो फिर इसके बाद केवल राहुल गांधी कहेंगे कि निष्पक्ष है, ये प्रक्रिया गलत है, उसको लेकिन सर उसके बाद भी आप लोग चुनाव चोरी कर रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं। इतने सबके बाद भी आप लोग चोरी कर रहे हैं। आरोप लगाए तो प्रूफ तो देंगे। आप आरोप तो वो कई बार लगा रहे हैं, वो हरियाणा में भी लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी लगा रहे हैं, कर्नाटक में कह रहे हैं मेरे पास प्रूफ है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उसके प्रूफ आज तक ना उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया है ना प्रूफ दिया है। ऑब्जेक्शन तक फाइल नहीं किया जिसकी बात कर रहे हैं कि वो चोरी हो गया। अब आपने कितने, तो ये प्रक्रिया को बिल्कुल ही नहीं मानना, ये तो गुंडागर्दी की तरह कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में, राहुल जी मैं आपके पास भी आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। अवधेश जी, क्योंकि दबाव बनाने की राजनीति कई बार चीजें चलती हैं, लेकिन शब्द इस स्तर पे पहुंच जाए जहां धमकी भरे शब्द आ जाएं और उसके साथ साथ बम फट जाना, सब मर जाना, इस तरीके की बातें कहना, ये किस तरीके की भाषाई स्तर पहुंच रहा है इस पूरी प्रक्रिया के तहत? इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरे लिए आश्चर्य का विषय नहीं है। राहुल गांधी जिस नीति पर लंबे समय से चल रहे हैं कि हमको लगातार इस सत्ता के बारे में, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, देश के उद्योगपतियों के बारे में, एकेडमिशियन के बारे में
इस ढंग से पुराने वामपंथियों जो नक्सली और माओइस्ट होते थे उसकी तरह प्रचार करना है कि लोगों में गुस्सा आ जाए, लोग उठें, इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो जाए और हम सत्ता में आ जाएं। तो वो जो उनकी नीति है इस समय, जो अल्ट्रा लेफ्ट अल्ट्रा सोशलिस्ट जो उनके रणनीतिकार हैं देश और दुनिया में इस समय उनके पीछे, वो यही बताते हैं। उन्होंने तो कहा कि प्रधानमंत्री ये निकलेगा तो इसको लोग डंडा से पीटेंगे। वो तो कह रहे हैं आक्रोश प्रकट कर रहे हैं ना। वही कह रहे हैं ना, आक्रोश प्रकट करना है तो कहो तो अब राहुल लाल जी का कहना है कि आक्रोश प्रकट करना है, किसी को चोर कहना। देखिए आप तो अभी बम की बात कर रहे हैं, बार बार कहना चोरी कौन करता है? चोर करता है ना। मेरे को कहते हैं कि चोरी करते हैं, इसका मतलब कह रहे हैं कि मैं चोर हूं। तो चुनाव आयोग को चोर कहने से गिरा हुआ नीच शब्द क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए ना। तो इसलिए वो तो धमकी है सीधा, वो तो उन्होंने कहा कि चोरी कर रहा है। तो अब राहुल गांधी जी के बातों पर हम लोगों को इसलिए बहस करनी पड़ रही है कि कांग्रेस लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल है। हाँ, और इसको ये जानते ही है कि हम कहेंगे तो इस पर डिबेट होगी, इस पर लेख चलेंगे, हंगामा होगा और इतना ही कर सकते हो। जब जनता के बीच वोट बढ़ाने का मादा खत्म हो जाता है तो दूसरा रास्ता उनके पास क्या है? जो कहा जा रहा था कि आंदोलन चल रहा है, बिहार के किसी जिले में, किसी प्रखंड में, किसी पंचायत में कहीं कोई आंदोलन विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। पटना में जरूर उन्होंने जो है 2 किलोमीटर गाड़ी पर चढ़ के 9 जुलाई को बिहार बंद कैसा हुआ था? चुनाव राहुल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। 1,54,000 बूथ लेवल एजेंट भी है वहां। अगर आपके जमीन पर काम ही नहीं कर रहे हैं, आपने एजेंट मान लिए नियुक्त कर दिया है, लेकिन आपके कार्यकर्ता है ही नहीं, सोशल मीडिया पर लिख के और घर में बैठ जाए नहीं जा रहे हैं, तो उसमें किसका दोष है? ठीक है, ये लास्ट जी। राहुल गांधी जी 65 लाख लोगों के नाम लगभग कट रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी 650 ऐसे लोगों की शिकायत लेकर के आ जाए लिखित की। 650 ये सुप्रीम कोर्ट तो 15 की बात कह रहा है ना, कि 15 की बात कह रहा है। तो राहुल लाल जी तो जब आपके पास बात वही आ जाती है कि प्रूफ का है। राहुल लाल जी सवाल यही है, हर आरोप राजनीतिक माना जाता है किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा जब तक उसका कोई तथ्य और प्रमाण ना हो, वरना सिर्फ कहना और कह के निकल जाना। एक बार फिर से वही चीज नजर आ रही। मैं इससे पहले भी आपसे कह रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 15 लोगों के बारे में अगर कहा, जिसका जिक्र आपने भी किया, तो क्यों नहीं करोड़ों की संख्या के बीच में से 15 लोग साक्ष्य लेके आ जाते हैं आप लोग, ताकि सब लोग कटघरे में जिसको आप खड़ा कर रहे हैं वो लोग खड़े हो जाएं कि साहब ठीक है, देखिए साहब ये गलत हो रहा है। आर्येंद्र जी माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो 12 और 13 अगस्त को जो है कि सुनवाई करेगा और उसमें जरूर वो तथ्य रखे भी जाएंगे जी। लेकिन राहुल गांधी ने जो जिस बारे में बताया है कि उनके पास बिल्कुल वैसे प्रमाण है, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमिशन से वो वोटर लिस्ट सुन लीजिए और वो प्रमाण जारी किए जाएंगे। वो प्रमाण जारी होंगे, इंतजार कर लीजिए 5 अगस्त का। 5 अगस्त को जारी करेंगे। हाँ आर्येंद्र जी बिल्कुल। अच्छा, ये आप जानकारी साझा कर रहे हैं। 5 अगस्त को 5 अगस्त को वो चीजें जो है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको जो है कि सार्वजनिक करेंगे। तो उन सूचनाओं का हम लोगों का इंतजार करना पड़ेगा। राहुल 5 अगस्त को सूचना बम फटेगा बिल्कुल। एक तरह से बिल्कुल जो तथ्य खोज रहे हैं तमाम मीडिया समूह के लोग, तमाम राजनीतिक दलों के लोग, वो तथ्य वो रखेंगे। दूसरी चीज देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जिसके ऊपर चर्चा होनी आवश्यक है, राहुल गांधी लगातार एक तरह से वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्मेट में मांगते रहे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, डिजिटल फॉर्मेट में हम आपको वोटर लिस्ट नहीं दे सकते। आप बताइए बिहार में 2003 की पूरी मतदाता सूची डिजिटल लिस्ट में आई कि नहीं आई? आज ड्राफ्ट सूची डिजिटल लिस्ट में उन्होंने जारी किया कि नहीं किया? तो अगर ये सारा चीज वो डिजिटली उपलब्ध करा सकते हैं तो फिर जहां पे नेता प्रतिपक्ष मांग रहे हैं वो वहां की सूचना अगर वो इलेक्शन कमीशन से डाटा मांगना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी जारी किया ना बयान और कहा कि साहब जब उनको खत लिखा गया कि प्रूफ दीजिए तो उन्होंने नहीं दिया, जब उनको कहा गया आइए साहब तब वो नहीं आए, और लगातार ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं जिसका वो तथ्य नहीं दे रहे। चुनाव आयोग सीधे तौर पर कह रहा है कि आप दीजिए तथ्य, प्रूफ कीजिए। वही तथ्य वो 5 अगस्त को बिल्कुल वो तथ्य मिलने वाले हैं। चुनाव आयोग को भी मिलेगा वो तथ्य। 5 अगस्त तक सुनिए, 5 अगस्त तक जब मतदाता सूची जारी ही नहीं होनी है, जारी होना है 1 सितंबर के बाद। 30 सितंबर को जारी, 30 सितंबर के बाद 1 या 2 अक्टूबर। ठीक है गोपाल जी, ठीक है महाराष्ट्र वाला फैक्ट है, सितंबर से बहुत खुलासा होना है। चुनाव आयोग को बाध्य होना पड़ेगा एसआईआर को वापस लेने के लिए। राहुल गांधी जी और राहुल लाल जी दोनों के नाम एक ही हैं। ठीक है, नहीं तो एक ही बात भी कह रहे हैं। के साथ तो तथ्य जो है पर्यायवाची हो ही नहीं गोपाल जी सकता। राहुल जी एक सेकंड, गोपाल जी 5 अगस्त को सूचना बम फटने वाला है जिसके आप इंतजार कर रहे हैं, आपको इसके लिए तैयार रहना होगा गोपाल जी। और इस सफेद कुर्ता से काम नहीं चलेगा। हम तो तैयार शुरू से हैं, ये कई बार कह चुके हैं। ये फिर चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे, कोर्ट को नहीं देंगे प्रूफ, फैक्ट को देंगे नहीं, फाइल वहां पे अपने ऑब्जेक्शन करेंगे नहीं, पब्लिक डिबेट में नैरेटिव करेंगे कि भारत का
जो इलेक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, भारत के इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो अल्टीमेटली राहुल क्या कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे वो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट को। आज उन्होंने ट्रम्प के बयान पे तब उसको सपोर्ट कर दिया। तो वह ग्लोबल लेवल पे एक नैरेटिव खड़ा करना, अपनी हार बिल्कुल उनकी यहाँ पे देश में उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनकी पार्टी के लोग उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं उस चीज को। तो वो ग्लोबल लेवल पे अपने आप को एक स्टैब्लिश करने के लिए सब हथकंडे करते हैं और एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं अपनी हार का। क्योंकि गांधी परिवार 17 बार से कंटिन्यूअस राहुल जी के नेतृत्व में इलेक्शन हार रहे हैं कांग्रेस, उसको वो एक्नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स नहीं करना चाहते, इसलिए कभी ईवीएम कर दिया, कभी किसी चीज को कर दिया, कभी किसी और इंस्टीट्यूशन को कर दिया, यही केवल कर रहे हैं। ठीक है, तो दे दो ना, राहुल जी आराम से बात, मीडिया को क्या देना है? आप प्रूफ सर इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, कल जाके दे दो, कब से मांग रहा है? ठीक है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में वो दिखाना चाहते हैं, वो स्पेस लेना चाहते हैं, शायद इसलिए 5 तारीख को संवैधानिक संस्था को सुनिए, संवैधानिक संस्था से आप पॉलिटिकल आरोप लगा के पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी सेकंड, अवधेश जी सवाल मेरा यही है कि जवाब जहां पे देना है, प्रूफ जहां पे देना है, वो चाहे अदालत हो चाहे चुनाव आयोग हो, वहां पर कोई कागज नहीं दिखाना है, बल्कि पब्लिक डोमेन में एक इस प्रकार का परसेप्शन बनाना, ये कौन सी राजनीति का एक तरीके से? देखिए मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास राहुल गांधी जी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, राहुल केवल ये चुनाव आयोग तक सीमित नहीं मानिए, लगातार आप बोल करके देश की सारी संस्थाओं की को अविश्वसनीय साबित करना चाहते हैं और उसके आधार पर कल होकर के, क्योंकि देखिए अब ये देश भर में होना है, क्योंकि बिहार का चुनाव पहले आ गया इसलिए बिहार में जल्दी कराना पड़ा है जी। ये पूरे देश में मतदाता का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना है जी। तो अगर जो भाषा ये बोल रहे हैं, इस प्रकार की भाषा बोलेंगे तो बिहार में शांति से कहीं आग लग सकती है, कहीं मारपीट हो सकती है, भविष्य में चुनाव आयोग को चुनाव कराना कठिन हो जाएगा। तो क्या राहुल गांधी जी का लक्ष्य ऐसी हिंसा पैदा करना है कि आने वाले समय में चुनाव कराने में ही चुनाव आयोग के सामने बाधा आ जाए, देश में उथल पुथल पैदा हो जाए? ये जो खतरनाक खेल है ना, ठीक है, इसको इस समय समझने की जरूरत है। सवाल ये है कि क्या एक अस्थिरता पैदा करना मकसद है राजनीतिक तौर पर, और अगर सच में कटघरे में खड़ा करना है तो क्यों नहीं वो तमाम प्रूफ वो चुनाव आयोग को देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को देते हैं, जिसको 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बात कर रहे हैं आप लोग? आर्येंद्र जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी की पूरी आप यात्रा को देखिए, आप भारत जोड़ो यात्रा हो, तमाम तरह की चीजें, वो हमेशा गांधीवादी तरीके से देश को जोड़ने वाली तमाम तरह की चीजें करते हैं। गांधी जी की भाषा है, बिल्कुल। गांधी जी ने अपने जीवन में सुन लीजिए, देखिए क्या बात कर रहे हैं? लोकतंत्र खतरे में है, गांधी जी खतरे में है, तमाम संवैधानिक संस्थाएं खंडन कर लीजिएगा। राहुल जी सवाल यही है कि गांधी जी का नाम लिया, इससे मेरे अंदर थोड़ी उत्तेजना पैदा हो, आपने भी रोष प्रकट कर दिया अपने तरीके से, ठीक बात है। राहुल जी सवाल ये है कि सिर्फ कह देना नहीं, वो प्रूफ क्या है? बात ये है ना, देखिए आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया तो उसमें भी तमाम ऐसे लोग चलते हुए दिखाई पड़े हाथ पकड़ के जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, प्रूफ के साथ में। आर्येंद्र जी देखिए, अभी चूंकि वो फिर विषयांतर हो जाएगा, मैं चुनाव आयोग पे ही हूँ जी। आप देखिए ना, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर वो कब से तथ्य रख रहा है, वो लगातार बता रहे हैं कि 5 साल में, सुन लीजिए, अब मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, 5 साल में 31 लाख वोटर और 5 महीने में 41 लाख वोटर जुड़े हैं। आप सोच के देखिए कि ये नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े तो वो अपने घर से नहीं लाएंगे ना, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और अब देखिए राहुल जी, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया तो मैं आपके और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, कल ही महाराष्ट्र विधानसभा 2024 की प्रक्रिया संपन्न हुई है, क्योंकि उसमें अंतिम समय में वीवीपैट ईवीएम का जो मिलान किया जाता है वो प्रक्रिया पूरी की गई है और तमाम हारे हुए प्रत्याशियों के सामने हुई है, कहीं एक भी गड़बड़ी नहीं आई है और उसमें तमाम आपके विपक्ष के लोग भी शामिल थे। तो सिर्फ कह देने से नहीं होता है ना, वो आर्येंद्र जी, मैं यही तो कह रहा हूं। आप देखिए ना, बिहार का एसआईआर का जो पूरा प्रक्रिया चल रही है, अब सोचिए 65 लाख मतदाताओं को हटाया गया। आज हम लोग कब बात कर रहे हैं? 1 अगस्त को, सुन लीजिए, 1 अगस्त को बात कर रहे हैं। बिहार में इसके पहले अंतिम मतदाता सूची कब जारी हुई थी?
7 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची, उसके पहले जो सामान्य रूटीन में जो समरी रिवीजन होता है 7 जनवरी को जारी हुई थी। 7 जनवरी से लेकर अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 22 लाख लोग मर गए, मृतक वाले श्रेणी में 22 लाख लोगों को डाल दिया गया भाई, जबकि तो नियम ये है, ले आइए ना, नहीं मैं कह रहा हूं नियम क्या है, नियम यह है कि राज्य सरकार को साल में 2 बार चुनाव आयोग को जानकारी देनी होती है मृतकों की। अब जी समय सीमित है, क्योंकि अगर वो 15 ले आएंगे तो फिर सवाल खड़ा हो जाएगा ना। वो तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा, नहीं वो 15 कौन लाते हैं। देखिए किसी भी चुनाव में 1000 के 1000 मतदाता सूची में कभी भी दर्ज हुए ही नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं कि हम वयस्क हैं लेकिन हमारे नाम दर्ज नहीं, वो गलतियां हमारे देश में रही है। मेरा केवल इतना कहना है कि संसदीय लोकतंत्र की चुनाव जो है वो हृदय भी है, वो रक्त भी है। अगर इसको आप दूषित कर रहे हैं, दुनिया में साख पर बट्टे लगा रहे हैं भारत के चुनाव का, कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर के गलत चुनाव करती है, तो पूरे भारत का लोकतंत्र पूरे देश को संदिग्ध बनाने का राजनीति अपनी जगह है, लेकिन तथ्य के साथ अगर आरोप लगते हैं और प्रूफ होते हैं तो अपने आप में उसकी विश्वसनीयता कायम होती है। लेकिन लंबे समय तक सिर्फ आरोप बिना तथ्य के, उससे विश्वसनीयता चली जाती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, समय से इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि संसद में कई सवालों के आज क्या कुछ दिए गए हैं जवाब, क्या रहा विधायी कामकाज, इस पर होगी विस्तार से नजर। छोटे से ब्रेक के बड़ा मजा आया। भूख लगी, ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत में स्वाद भी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. Sir, peri pulao try करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com.
और बात संसद की। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा को छोड़ दिया जाए तो संसद के मॉनसून सत्र में अभी तक ज्यादा विधायी कामकाज नहीं हो सका है। विपक्षी हंगामा लगातार दूसरे सप्ताह भी जारी है। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मामले में आज भी विपक्षी दलों का शोर शराबे के बीच विधायी कामकाज दोनों ही सदनों में नहीं हो सका। संसद के दोनों सदनों में आज कई महत्वपूर्ण बिल अपेक्षित थे, लेकिन हंगामे के चलते सदन स्थगित होता रहा और कामकाज बाधित। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा हफ्ता भी भारी गहमागहमी भरा रहा, जहां बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्य में गड़बड़ियों का मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष को इस हफ्ते सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने में कामयाबी हाथ लगी तो उम्मीद की किरण जगी कि शायद संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकेगी। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा खड़ा किया, जिसकी वजह से शुक्रवार को भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। पार्लियामेंट में हंगामा करना, बाहर में फिर गलत बयान देना, ये लगातार 2 सप्ताह तक अभी चल रहा है। आज दोनों सदन मंडे तक स्थगित हो गया है। मैं पहले से भी कह चुका हूं, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा संसद के मकर द्वार पर भी विपक्ष ने रोज की तरह धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष ने एसआईआर पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की तो सत्ता पक्ष ने पलटवार किया और कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। संवैधानिक बॉडी है, चुनाव कौन कराएगा? कांग्रेस पार्टी कराएगी चुनाव देश में? इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा? संवैधानिक बॉडी को आप कैसे डिस्कस करेंगे? यहाँ पर एक जो लोग डिमांड कर रहे हैं वही लोग तो सुप्रीम कोर्ट गए। और संसद से बड़ा क्या है? संसद में सब राजनीतिक दल, पूरे देश भर के राजनीतिक, वो बिहार का नहीं पूरे देश का मामला बन गया है। अब सब जुडिस मामले में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था? भाई आप नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। और हम फैक्ट्स पे लॉजिक्स के साथ अपनी बात रख रहे हैं। अभी भी जैसे इन्होंने कहा कि 25 लाख लोग मृत पाए गए हैं, तो क्या बिहार के बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार ऑफ बिहार ने ये कंफर्म किया कि इतने महीने में समरी रिवीजन के बाद इतने लोग मर गए हैं? तो ये जो सारे सवाल हैं, हमारे जो शंकाएं भी हैं, उन्हीं के निवारण के लिए हम एक विस्तृत चर्चा चाहते हैं। गोवा विधानसभा से जुड़ा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान करने वाले एक विधेयक समेत अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा की सूची में सूचीबद्ध थे, लेकिन हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो पाई। गोवा से जुड़े विधेयक पर संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चर्चा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो पाई। 2 हफ्ते तक एसआईआर जैसे मुद्दे पर गतिरोध पैदा करने वाले विपक्ष के तीसरे हफ्ते के कारनामे पर भी तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी कि विपक्ष अपनी हठधर्मिता छोड़ चर्चा को तैयार होता है या फिर अपने पुराने रवैये पर ही आमादा रहता है। कैमरामैन प्रमोद नेगी और अपने सहयोगी ऋषि कुमार और अनुज यादव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में आज कई मंत्रालयों के महत्वपूर्ण सवालों के लिखित जवाब भी सरकार की ओर से दिए गए, जिसमें विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय जैसे तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय शामिल रहे। किन महत्वपूर्ण सवालों पे सरकार ने आज लिखित में जवाब दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंध जवाब में बताया कि ईवी कल पुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम लागू हो गए हैं। योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। सरकार का खुद ईवी पार्ट्स निर्माण करने का कोई इरादा नहीं है, उद्योगों को ही बढ़ावा देने पर जोर है। योजना से देश में स्थानीय विनिर्माण, रोजगार और तकनीकी निवेश में वृद्धि की उम्मीद है। रेलवे सुरक्षा से जुड़े जवाब में बताया गया कि पटरियों से छेड़छाड़ के 82 मामले वर्ष 2024 में दर्ज किए गए। बहनागा रेल हादसे की जांच सीबीआई द्वारा की गई। रेलवे सुरक्षा हेतु राज्य पुलिस, आरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाया गया। निगरानी और गश्त को संवेदनशील इलाकों में और अधिक सख्त किया गया। रेलवे मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में है। एक दूसरे लिखित जवाब में बताया गया कि भारतीय रेलवे में व्यापक भर्ती अभियान चलाया गया है। 1.08 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में गतिशील है।
असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए पहली चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में 18.4 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। किसानों के लिए उर्वरकों की समय पर आपूर्ति हेतु सरकार के कदमों पर जानकारी देते हुए बताया कि उर्वरक विभाग द्वारा मासिक आपूर्ति योजना जारी कर राज्यों को उर्वरकों का पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित किया गया। एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के जरिए पूरे देश में उर्वरकों की आवाजाही और उपलब्धता की निगरानी की जा रही है। पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष में यूरिया, डीएपी और एनपीके जैसे मुख्य उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़े एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी का भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला है। इस कदम से 10.33 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रत्यक्ष राहत मिली। विदेश मंत्रालय ने एक अन्य लिखित जवाब में बताया कि पिछले 2 वर्षों में 9,789 फंसे हुए भारतीयों को संघर्ष क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया। सरकार ने विशेष निकासी उड़ानों की निःशुल्क व्यवस्था की। यह प्रयास भारत की वसुदैव कुटुंबकम नीति और नागरिक सुरक्षा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निकासी अभियान अफगानिस्तान, सूडान, यूक्रेन जैसे तनावग्रस्त क्षेत्रों से भी सफलतापूर्वक संचालित किए गए। विदेश मंत्रालय के ही एक दूसरे लिखित जवाब में बताया कि जनवरी 2017 में विदेश मंत्रालय ने डाक विभाग के सहयोग से देश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया। इस पहल के तहत प्रधान डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना की गई। बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्रों में से 39 में पासपोर्ट सेवा शुरू हुई। यह पहल ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में भी नागरिकों को पासपोर्ट सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। संसद से नीरज सिंह और अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उसके बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि भगवा आतंकवाद का नैरेटिव कैसे ध्वस्त हुआ कल और आज क्या हुआ नया खुलासा। इस पूरी खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक में। जब भूख सताए एमडीएच याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, एमडीएच सोयाबीन का चोखा। एमडीएच सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। एमडीएच सोयाबीन, असली प्रोटीन। एमडीएच। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम।
LIC का जीवन उत्सव, एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर रुख करें उससे पहले नजर डालते हैं कि बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों पे हमने आपको अवगत कराया। बात करते हैं बड़ी खबरों की, तो अभी तक हमने बात की है कि कैसे बिहार में जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसको लेकर लगातार आज बड़ा ड्राफ्ट जारी किया गया है पहला चुनाव आयोग के द्वारा। उस खबर पर हमने आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाई। इसके अलावा राहुल गांधी के बयान पर चुनाव आयोग का पलटवार, उसके सियासी मायनों पर भी हमने विस्तार से चर्चा की। उसके अलावा संसद में कई सवालों के लिखित जवाब दिए गए, तो विधायी कामकाज कैसे बाधित हो रहा है, इस तमाम खबरों से अभी तक हमने आपको रूबरू कराया। बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। मालेगांव बम धमाके के मामले में कल 7 आरोपियों के बरी होने के बाद से बीजेपी कांग्रेस पर जोरदार तरीके से हमलावर है। उसने भगवा आतंकवाद का फर्जी नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी, ये बात बीजेपी ने कांग्रेस पर कही है। बीजेपी की इस बात को आज तब और बल मिला जब महाराष्ट्र ATS के पूर्व इंस्पेक्टर ने दावा किया कि उसके ऊपर दबाव था कि वो RSS प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करे। ATS के इस पूर्व अधिकारी का दावा है कि उसके ऊपर फर्जी तरीके से भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव स्थापित करने का दबाव बनाया जा रहा था, बात कही जा रही थी। इस खुलासे के बाद से भाजपा और ज्यादा मुखर होकर कांग्रेस पर हमलावर है। क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट मामले में NIA की विशेष अदालत ने गुरुवार को सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के बाद से भाजपा ने कांग्रेस के भगवा आतंकवाद के नैरेटिव के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। अदालत से झटका लगने के बाद जांच में शामिल ATS के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर के बड़े दावे ने कांग्रेस के नैरेटिव की कलाई खोल दी है। मुजावर का कहना है कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। भगवा आतंकवाद स्थापित करने के लिए भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया था। उन्होंने कहा कि कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, सब कुछ फर्जी था। उनका कहना है कि इस दावे के दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ। मुजावर के दावे पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। उनका कहना है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण गांधी परिवार की ये तीव्र इच्छा थी कि सनातन और हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। स्वाभाविक रूप से गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित किया जाए। और महबूब मुजव्वर बार बार अपने कथन में कहते हैं कि झूठे आरोप लगाकर मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 2008 का षड्यंत्र सभी के सामने खुल चुका है। उस समय की सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को तैयार किया था। उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में विस्फोट हुआ। ये धमाका एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से हुआ था। धमाके में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 100 से अधिक घायल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शहरी विकास और सांस्कृतिक विरासत सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का कल शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कौन सी है ये योजनाएं, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे।
सावन के पवित्र महीने में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति से क्षेत्र के विकास और विरासत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शहरी विकास और सांस्कृतिक विरासत सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी 2200 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी भदोही मार्ग और छितौनी शूल टंकेश्वर मार्ग के चौड़ीकरण और हरदत्तपुर में रेलवे ओवरब्रिज परियोजना का उद्घाटन करेंगे। पीएम लेवल क्रॉसिंग 22C और खालिसपुर यार्ड में रेलवे ओवरब्रिज और कई ग्रामीण और शहरी गलियारों में व्यापक सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री बिजली से जुड़ी स्मार्ट वितरण परियोजना और विद्युत अवसंरचना को भूमिगत करने के तहत विभिन्न कार्यों का शिलान्यास करेंगे। जिस तरह का उत्साह मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड इस बार टूटने वाले हैं। बड़ी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन में लोग उस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। पीएम वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई कच्चे घाटों के पुनर्विकास, सौंदर्यीकरण और मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कर्दमेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य, स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मस्थली करखिया के विकास, सारनाथ, ऋषि मांडवी और रामनगर अंचलों में नगर सुविधा केंद्रों, लम्ही में मुंशी प्रेमचंद के पैतृक घर के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। पीएम किसान योजना है, उसके अंतर्गत 20वीं किश्त वो किसानों को जारी की जा रही है। करीब 9.5 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं, जिनको 20,000 करोड़ से ज़्यादा जो धनराशि है वो सीधा उनके खातों तक भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी सहायता उपकरण का वितरण उस कार्यक्रम में किया जा रहा है। तो विविध उसमें लोक कल्याण के कार्यक्रम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से होगा और वहाँ स्थानीय स्तर पे भी बहुत उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा पीएम जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे उनमें 53 स्कूल भवनों के उन्नयन कार्य, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र का उद्घाटन, होमी भाभा कैंसर अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी और सिटी स्कैन सुविधाओं सहित उन्नत चिकित्सा उपकरणों की स्थापना, जिला पुस्तकालय का निर्माण, जखनी लालपुर में सरकारी उच्च विद्यालयों के कायाकल्प, पशु जन्म नियंत्रण केंद्र और श्वान देखभाल केंद्र, सिंथेटिक हॉकी टर्फ का उद्घाटन शामिल है। बनारस में इतना बड़ा काम किया है, विश्वनाथ मंदिर वगैरह बनाया है। जो सड़कें की हालत पहले बहुत खराब होती थी और वो बहुत बेहतर हो गई है। मतलब कि आने जाने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा हो गया। प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं और उन्होंने हमारे देश की प्रगति के लिए और हम बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत नेक कार्य किए हैं। इसके लिए हम सब बच्चे उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं। ये योजनाएं वाराणसी के समग्र शहरी परिवर्तन, सांस्कृतिक कायाकल्प, बेहतर कनेक्टिविटी और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। कोई भी ऐसी क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसी विधा नहीं है जैसे सड़क है, स्वास्थ्य है, विकास कार्य हैं, सड़कों का चौड़ीकरण है। एक सांसद के रूप में जो काशीवासियों की जरूरतें हैं उनका सौगात लेकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं 2 अगस्त को और उनके स्वागत के लिए सभी उत्साहित हैं, तैयार हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि कैसे राहुल गांधी अपने ही कांग्रेसी नेताओं के बयानों के बीच घिर रहा है, क्योंकि मामला अर्थव्यवस्था पर बयानबाजी का है। पूरी खबर विस्तार से लेकर छोटे से ब्रेक में। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस है। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और का करके महाराज, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल
आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in आपकी स्क्रीन पर, वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब मंगला जी की किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 18 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो टिप्पणी की थी उसके बाद सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने आंकड़ों के साथ राहुल गांधी के दावों को गलत बताया तो राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के कई नेताओं के बयानों से घिरते नजर आ रहे हैं। वो तमाम नेता जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले राहुल गांधी एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर बेतुकी टिप्पणी कर फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अनर्गल बयानबाजी की तो सरकार के खिलाफ मौके की फिराक में रहने वाले राहुल गांधी ने उसे तुरंत लपक लिया। लेकिन राहुल का बयान उन्हीं के लिए गले की हड्डी बनता दिखाई दे रहा है। अब भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा हमला बोलते हुए राहुल गांधी को देश को कमजोर करने वाली विदेशी शक्तियों का नेतृत्वकर्ता और मार्गदर्शक बताया। राहुल गांधी जो है वो चीन के, पाकिस्तान के, सोरोस के और देश तोड़ने वाली सारी शक्तियों के जो है नेता हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। और कांग्रेस जो है किस तरह से रसातल में जा रही है उसके सबसे बड़े उदाहरण। ट्रंप की बात को दोहराना तो अक्लमंदी नहीं है। मुझे लगता है वो खुद अपनी बात कहें, वो क्या सोचते हैं। जहाँ तक भारत की अर्थव्यवस्था का सवाल है, हमें पता है 10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। हम विश्व में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे और आज के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बोलते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, बड़ा फक्र हो रहा है कि हम 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी हमने जापान को पीछे छोड़ा है। राहुल गांधी पार्टी के अंदर भी घिरते नजर आ रहे हैं। मुद्दे पर शशि थरूर से लेकर राजीव शुक्ला तक राहुल गांधी से अलग लाइन लेते दिखाई दे रहे हैं। We are not without options. I mean, I think we have to understand we want and value the relationship with America, but if America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है, तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलतफहमी है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, देश से है प्यार तो हर पल यह कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत यह रहना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था आज विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे ही देश विरोधी बातें सुनते हैं
तुरंत उसी सुर में बोलने लगते हैं। उनके लिए देश से पहले देश विरोधी प्रोपेगेंडा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। राहुल गांधी सरकार और बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे कब विवाद पैदा कर दें, ये तो पार्टी के नेताओं को भी नहीं पता है। भाजपा का आरोप है कि केंद्र सरकार का विरोध करते हुए राहुल गांधी कब देश का विरोध करने लग जाए, ये खुद राहुल को भी नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब 3 साल के अक्षर को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो पॉलिसी बाजार की टीम ने तुरंत वहां पहुंचकर उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। नमस्कार। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक 7 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 21 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके साथ ही 25 अगस्त तक नाम वापस लिया जा सकेगा। यदि आवश्यक हुआ तो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1 नवंबर को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में राज्य की 3 करोड़ जनता की तरफ से आमंत्रित किया। भारत अमेरिका संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि समय के साथ दोनों देशों के संबंधों ने कई बदलावों का सामना किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश प्रतिबद्ध ठोस एजेंडे पर केंद्रित हैं और उन्हें विश्वास है कि ये रिश्ते आगे बढ़ते रहेंगे।